आजादी का अमृत महोत्सव। श्रोताओं, प्रस्तुत है माननीय सांसद एवं अध्यक्ष आचार समिति राज्यसभा श्री शिव प्रताप शुक्ल से डॉक्टर नीरजा माधव की विशेष बातचीत। श्रोताओं, आज हमारे ये सौभाग्य है कि स्टूडियो में हमारे साथ हैं माननीय सांसद राज्यसभा पंडित शिव प्रताप शुक्ल जी। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी आप रह चुके हैं और वर्तमान में अध्यक्ष आचार समिति राज्यसभा में। बहुत बहुत स्वागत है पंडित शिव प्रताप शुक्ल जी यहाँ स्टूडियो में आने के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए अपने कुछ अमूल्य विचार देने के लिए। सबसे पहला प्रश्न जो आपसे हम लोग करना चाहते हैं वो अपने श्रोताओं की ओर से, श्रोताओं के मन में प्रायः एक प्रश्न उठा करता है कि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, कोई एक क्षेत्र विशेष उनका निर्धारित नहीं होता है। एक तरह से कह लीजिए पूरा देश उनका है, पूरे देश में वो कोई भी कार्य कर सकते हैं उसके विकास के लिए। क्या ऐसा है या कहीं किसी क्षेत्र विशेष के लिए आपका दायित्व होता है? देखिए, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं दो प्रकार के हैं जी। एक तो प्रदेशों के द्वारा चुन करके आते हैं, अच्छा, और दूसरा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। तो जो नामित राज्यसभा के सदस्य होते हैं जी, उनका कार्य क्षेत्र पूरा भारत होता है। अच्छा। और शेष जितने होते हैं वह जिन जिन प्रदेशों से आते हैं उन प्रदेशों का पूरा प्रदेश उनके कार्य क्षेत्र का होता है, लेकिन अच्छा, उनको एक नोडल डिस्ट्रिक्ट अपना देना पड़ता है। तो जैसे मैं गोरखपुर से हूं तो मेरा नोडल डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर है। तो मैं अपने जो निधि रहती है, सांसद निधि रहती है जी जी, उसका अधिकतम उपयोग गोरखपुर में भी करते हैं और पूरे प्रदेश में भी करते हैं। अच्छा, पूरे प्रदेश में भी कर सकते हैं? हाँ, पूरे प्रदेश में भी कर सकते हैं जी। यह नहीं तय है कि हम कितना कहाँ दे सकेंगे, जितना चाहे उतना पूरे उत्तर प्रदेश में जिस भी योजनाओं के लिए होता है हम दे सकते हैं। यह उस प्रदेश के सांसद की निधि में होता है जी। कोई बाध्यता नहीं है कि आप इसी मद में देंगे? नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं। उसके कुछ नियमावली है जी। उस नियमावली के अंतर्गत ही सबको देना पड़ता है जी। नियमावली के इतर जाकर के वो नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये विशेष करके राज्यसभा के सांसदों का में जो दो प्रकार के होते हैं ये थोड़ा सा मौलिक अंतर होता है। और तो सब ठीक है और सब कुछ समान है, सब कुछ समान है। ये जो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं सांसद राज्यसभा में, ये अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करते हैं और इनके दायित्व क्या होते हैं और इनके क्षेत्र विशेष क्या होते हैं जहाँ से ये मनोनीत किए जाते हैं? कला, संस्कृति, कला के हैं, संस्कृति के हैं, खेल के हैं या विभिन्न और विधाएं जैसे जो सिने जगत से जुड़े हुए हैं वो लोग हैं। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो उन सभी मतलब और को छोड़ करके तो शेष सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं वो आते हैं। पूरे देश भर से कहीं से भी मनोनीत हो सकते हैं। ये किसी भी भाषा के हो सकते हैं। हाँ। किसी भी विधा के हो सकते हैं जी। सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। यह उसमें यह है महामहिम राष्ट्रपति जी उसको देख करके कि इनकी प्रतिभा क्या है, इनको भेजना चाहिए, तो उसी आधार पर उनको भेजा जाता है। अच्छा अच्छा जी। जैसे मान लीजिए कि कोई साहित्य का है या कोई कला का है, तो क्या वो पूरे देश में अपने जिस विधा के लिए वो सांसद मनोनीत हुआ है उस विधा का ही विकास कर सकता है या साहित्य वाला कला में भी जा सकता है, कला वाला साहित्य में या संस्कृति में आ सकता है? नहीं, देखिए जैसे यहाँ से स्वर्गीय विद्यानिवास मिश्र जी थे। जी जी जी, गोरखपुर से थे। हाँ, गोरखपुर से ही थे और उद्भट विद्वान थे जी, ललित निबंधकार थे। हाँ जी। उनकी प्रतिष्ठा भी थी, तो एक साहित्यिक क्षेत्र के नाते उनका मनोनयन हुआ था जी। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल उसी क्षेत्र में काम करें।
उस क्षेत्र के अतिरिक्त भी जो होता है उसमें वो बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है उनको। अच्छा अच्छा। मूर्तिकार है, अभी महापात्रा जी थे उड़ीसा के, दुर्भाग्य से इसी कोविड में उनका निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जी जी के मूर्तिकार थे और वो समझिए कि पूरी तौर पर श्री जगन्नाथ मंदिर से जुटे हुए थे। एक नया मंदिर निर्माण करने का उन्होंने 150 एकड़ जमीन ले लिया था। अच्छा। और वो चाहते थे कि जगन्नाथ जी का एक अलग से भी मंदिर वो लोगों के आकर्षण के लिए वो करे। खैर वो नहीं पूरा हो पाया और नहीं रहे। ये सांसद निधि से नहीं, सांसद निधि से वो नहीं था, व्यक्तिगत। हाँ, वो उनकी इतनी ख्याति थी, जी जी, विदेशों में भी जाकर के मूर्ति निर्माण करते थे। तो इस नाते वो पद्मश्री, पद्म विभूषण सब उनको मिल चुका था। जी 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 जी। तो कुल मिलाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी इसी ख्याति के आधार पर अपना संस्तुत किया और महामहिम राष्ट्रपति ने उनको मनोनीत किया। मतलब ये एक चीज जरूर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसको संस्तुत करते हैं। अच्छा। तब प्रेसिडेंट जो है महामहिम राष्ट्रपति जी उसको मनोनीत करते हैं। अच्छा अच्छा। यानी प्रधानमंत्री के द्वारा संस्तुति जाती है, उसके बाद माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग होते हैं, जो महान विभूतियां होती हैं। हाँ। जी जी। हम लोग विकास की जब बातें करते हैं तो आजकल हम लोग विकास का एक नारा बहुत दिनों से लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। तो आप गोरखपुर के माननीय सांसद हैं राज्यसभा के, तो इस पूर्वांचल के या उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या रूपरेखा आपके मन में है? देखिए, सौभाग्य है कि गोरखपुर से ही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी है। जी जी। और नीरजा जी, आपको ध्यान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर को मिला। कोई नहीं सोचता था कि फर्टिलाइजर भी चलेगा, और मुझे लगता है किसी अक्टूबर के महीने में आकर के प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे। शिलान्यास कर करके गए थे जी। और एम्स का भी उत्तर प्रदेश में रायबरेली में एम्स का था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर को दिया। जी जी। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से ये दिया। और देखिए, सांसद और विधायक की एक सीमा होती है जी विकास करने की। लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने भी काफी पूर्वी उत्तर प्रदेश को दृष्टि में रख करके विकास का काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमेशा पूर्वी उत्तर प्रदेश को अपने दृष्टि में रख करके सोचते हैं, अन्य जगहों पर भी कर रहे हैं। तो एक एक चीज यहाँ करते भी, सड़क जो प्रधानमंत्री जी के नाते नितिन गडकरी जी ने किया 4 लेन 6 लेन जी, आज उसकी चर्चा होती है। बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री जी ने फर्टिलाइजर का किया उसकी चर्चा होती है, जो एम्स का किया उसकी चर्चा होती है। तो आज आयुष विश्वविद्यालय भी यहाँ बनने जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा जी। महामहिम राष्ट्रपति जी आकर के उसका शिलान्यास करेंगे। तो इधर काफी काम पूर्वी उत्तर प्रदेश को दृष्टि में रख करके मुख्यमंत्री जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जी, दोनों लोगों ने मिलकर के किया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं माननीय पंडित शिव प्रताप शुक्ल जी। एक प्रश्न और हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे श्रोता भी जानना चाहते होंगे। एक शब्द बार बार हम लोग सुनते हैं, व्हिप जारी होता है, ये व्हिप क्या है? इस समय मैं राज्यसभा में मुख्य सचेतक के नाते भी हूँ। जी जी। व्हिप का मतलब ये होता है कि राज्यसभा के अंतर्गत दल के सदस्यों की आंतरिक व्यवस्था को देखना, पीठ और सदस्यों के बीच का तालमेल रखना। जो हमारे दल के नेता होते हैं राज्यसभा में, जैसे इस समय श्रीमान पीयूष गोयल जी हैं, संसदीय कार्य मंत्री के नाते प्रहलाद जोशी जी हैं, राज्य मंत्री यहाँ भी है राज्यसभा में भी, जो या राज्यसभा के ही सदस्य हैं, इस नाते वो है। तो होता क्या है कि जैसे सदस्य को अगर कोई अपना विषय रखना हो, तो एक तो ऐसा होता है कि जिस पर प्राइवेट मेंबर बिल होता है तो वो अपना कर सकता है जी। 0 आवर का होता है वो कर सकता है। लेकिन दल की तरफ से जब बोलने की बात आती है तो उसमें चाहे
सरकार का जो विषय होता है वो तो रख दिया जाता है जी। लेकिन सदस्य का कौन बोलेगा इसको भी देने का काम व्हिप के द्वारा होता है। चीफ व्हिप के साथ साथ कई व्हिप होते हैं, कई सचेतक होते हैं। जैसे हमारे साथ 6 और सचेतक हैं और आप मुख्य सचेतक हैं। हम मुख्य सचेतक हैं। तो वो सचेतक में 10 नाम 11 नाम जैसी संख्या रहती है तो उस संख्या के आधार पर जो है सचेतक के अंतर्गत वो किया जाता है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति आई तो वो तुरंत सचेतक अपने सदस्यों को सूचना देते हैं जी। कभी कभी ये स्थिति होती है जैसे कोरम का अभाव अगर होता है तो उस समय व्हिप का दायित्व तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके सदस्य अगर बाहर है तो तुरंत अंदर ले आ जाए जी। तो स्वाभाविक है, निकल गए। मान लीजिए सेंट्रल हॉल है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एक सेंट्रल हॉल है जहां जाकर के लोग चाय क्या पी लेते हैं। सदन चलता रहता है तो बाहर तो लोग नहीं जाते हैं जी। लेकिन ये है तो वो एक व्हिप अगर हमारा महत्वपूर्ण विषय कोई होगा सरकार का जिस पर हमारे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है सदन में जी तो हम एक 3 लाइन व्हिप जारी करते हैं। अच्छा। उस 3 लाइन व्हिप के बाद चाहे राज्यसभा का कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति हो उसको सदन में रहना है। अच्छा, ये 3 लाइन क्यों है? 3 लाइन व्हिप भी है, 2 लाइन भी है, 1 लाइन भी है। अच्छा अच्छा। लेकिन 3 लाइन व्हिप ये है ज्यादा महत्वपूर्ण। हाँ, ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अनिवार्य रूप से रहना है। जी जी, अर्जेंट। हाँ, अर्जेंट। जी। सिंगल लाइन तो हमेशा समझिए मान करके चलिए कि रहता है जो आपस में संपर्क हो। जी। 3 लाइन व्हिप हमेशा नहीं रहता है। 3 लाइन में मान लीजिए बिल पास कराना है तो हम अपने सदस्यों से कहेंगे कि भाई 3 लाइन व्हिप जारी कर हो गया है, आपको रहना है। मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में रहते हैं तो व्हिप तो नहीं जारी होता है लेकिन ये जरूर है कि व्हिप का ये काम होता है कि वो सभी लोगों को बता दे कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे। अच्छा। या कोई विशेष सरकार की तरफ से, जैसे मैं सरकार पक्ष का हूं तो स्वाभाविक रूप से कोई विशेष विषय अगर सरकार की तरफ से आता है तो व्हिप का यह दायित्व होता है कि अपने सभी सदस्यों को यह बताए कि आप उपस्थित रहिएगा ताकि सरकार का जो पक्ष आ रहा है सदन में उसकी जानकारी हो सके और उसको फिर ले जाकर के जनता के बीच आप दे सके। अच्छा, ये विशेष करके व्हिप का वो दायित्व होता है। जी, जी, महत्वपूर्ण होता है दल के दृष्टि से। तो ये समझिए मतलब यहाँ तो वही नहीं है लेकिन इंग्लैंड जैसे स्थानों पर चीफ व्हिप का जो वो दर्जा जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर जैसा होता है। जी जी जी। और वहाँ के मिनिस्टर भी अगर कोई विषय रखना होगा तो व्हिप के माध्यम से ही जा सकेंगे। अच्छा। हाँ, एक अनुशासन, बड़ा अनुशासन है। हाँ, अनुशासन का वो अनुशासन के नाते ही जी जी इसकी व्यवस्था की गई। जी 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 जी। तो आपके माध्यम से हम लोगों ने व्हिप के बारे में भी जान लिया और एक तरह से राज्यसभा में कैसे क्या क्या होता है इसकी भी जानकारी हम लोगों को मिल गई, क्योंकि वहां पहुंचना तो संभव नहीं है लेकिन जानकारी मिल गई। अभी जैसे आपने कहा कि आप मुख्य हैं एथिक्स कमेटी के, आचार समिति के, तो कभी कभी जिज्ञासा होती है कि राज्यसभा में आचार समिति अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसा है कि मुख्य सचेतक मैं दल की तरफ से हूँ और आचार समिति का अध्यक्ष मैं चेयरमैन राज्यसभा सभापति के द्वारा नामित हूँ। अच्छा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एथिक्स कमेटी के आप चेयरमैन भी हैं? हाँ, एथिक्स कमेटी का चेयरमैन भी हूँ और मुख्य सचेतक भी। आवश्यक नहीं है कि चीफ व्हिप एथिक्स कमेटी का चेयरमैन रहे। अच्छा जी, यानी एक अतिरिक्त उत्तरदायित्व तो ये आपको दिया गया है। ये वो है। तो इसमें जो एथिक्स कमेटी का आचार समिति का जो काम होता है वो ये है कि सदन के जो सदस्य होते हैं जी, अगर उनकी किसी भी प्रकार की शिकायत आती है तो वह कमेटी उसकी जांच करती है और जांच करके अगर उसको ये लगता है कि नहीं सचमुच इस सदस्य ने
नियमों का उल्लंघन किया है, इस पर कोई कार्यवाही की जानी चाहिए, तो वह कार्यवाही भी वह समिति कर सकती है और अपनी तरफ से उसको संस्तुत कर करके माननीय सभापति राज्यसभा को भेजेगी, फिर वह उस पर अपना निर्णय लेकर के कार्यवाही करेगी। अच्छा, तो ये कार्य है एथिक्स कमेटी का? जी जी, एथिक्स कमेटी का ही है। उसका नाम ही आचार समिति। हाँ, आचार समिति। तो सदन में आचार रहे, सदस्यों में आचार रहे, सदन के आचार को देखने का काम तो पीठ करती है जी, लेकिन सदस्यों के आचार को देखने का काम कि वो बना रहे, इसके लिए ही एथिक्स कमेटी की रचना राज्यसभा में हुई है। हमारे नियम भी इसमें बने हैं। अभी लोकसभा में नियम नहीं बन पाए हैं, लेकिन बन वहां भी गई है। पहले नहीं थी, अब वहां भी बन गई है। वहां श्री विनोद सोनकर जी इस समय हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरी नियमावली है और लोकसभा में भी हो सकता है शायद उसकी नियमावली पूरी तौर पर बन जाए। तो ये विशेष करके अभी होता भी एथिक्स कमेटी की मीटिंग थी। इस हमारे साथ अन्य भी दलों के जो सदस्य हैं वो भी हैं। ये सब लोग, मतलब ये नहीं है, दल के लोगों को भी इसमें रखा जाता है कि वो भी अपनी ओपिनियन दे सके। जी जी जी, ये है जी। माननीय सांसद महोदय पंडित शिव प्रताप शुक्ल जी, आप गोरखपुर से संबद्ध हैं, यहीं पर आप रहते हैं और यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं अपनी आजादी का, और गोरखपुर के पास चौरी चौरा एक बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए नाम है। तो उस चौरी चौरा के बारे में आप कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, आज अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ नाम है जी, और ये मान करके चलिए कि 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ और 14 अगस्त का दिन हम सभी लोगों के लिए ऐसा है कि उसी दिन देश के बंटवारे की स्थिति आ गई थी। जी, विभाजन की त्रासदी थी। हाँ, तो विभाजन की त्रासदी वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी जी, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी कभी कहते हैं, लोग कहते हैं, लोगों का यह मानना है कि विभाजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी परिस्थितियां जो भी रही हो, विभाजन हो गया और आज उसका परिणाम यह है कि हम आतंकवाद झेल रहे हैं और सब झेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। चौरी चौरा अब एक चौरी चौरा पर फिल्म भी बन रही है। जी जी जी, कई लोग उसमें रोल कर रहे हैं, शायद गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी भी का भी कोई रोल उसमें हो रहा है। जी जी, कलाकार ही है तो स्वाभाविक है कि अपना वो है। लेकिन वह एक ऐसा क्षण था जब लोगों में अंग्रेजों के शासन के प्रति उग्रता थी। ये मैं कहूं कि कहीं भी वह जलियांवाला बाग से कम नहीं था। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड, जी जी जी, बिल्कुल जलियांवाला बाग से कम नहीं था। वह उग्रता, वो अंतर दोनों में केवल इतना रहा कि यहाँ के आंदोलन को उग्रता दिखा दिया गया और वो सभा हो रही थी जिस सभा में गोली चल गई थी, जनरल डायर ने चलवा दिया था, उसके नाते वो रहा अमृतसर में, अमृतसर जलियांवाला। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं हम ये मान करके चलते हैं कि दोनों आपस के तुलना किया जाए तो दोनों बराबर की स्थिति में है। हालांकि चौरी चौरा के बाद गांधी जी जो अपना आंदोलन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, उन्होंने स्थगित कर दिया था। जी जी, वो उग्रता को नहीं स्वीकार करते थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा उग्रता को जबरदस्ती वो किया गया। वास्तविकता ये थी कि अंग्रेजों का बर्बर अत्याचार था जो चौरी चौरा में हुआ। जी जी, और उब करके भीड़ जो है वहां थाने पर पहुंची थी, जबकि भीड़ पहुंची थी तो इन लोगों ने गोली चला दिया था और उसके बाद फिर जा करके लोगों को घरों से पकड़ा गया। मैं आज हमारे प्रातः स्मरणीय है, मैं ये कहना चाहूंगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी उन्होंने उस केस की पैरवी किया था। कोई पैरवी करने को तैयार नहीं हो रहा था, उन्होंने उस केस की पैरवी किया था और लोगों को जो फांसी हुई थी उनको आजीवन कारावास में बदला, कितने छूटे, ये सब कुछ उन्होंने किया था। इस नाते एक जबरदस्त योगदान चौरी चौरा के उसके प्रति जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी था। एक जो उग्र आंदोलन था, हाँ, उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। चूंकि गांधी जी ने उसको स्थगित कर दिया था तो लोग उग्रता मानने लगे। जी जी जी, लेकिन
उन्होंने, जबकि गांधी जी और उनमें तादाद में था पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जी दोनों कोई एक दूसरे के पूरक मान लीजिए चले, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, इसका वो करना चाहिए। तो एक अच्छे अधिवक्ता के नाते जो है उन्होंने उसकी पैरवी किया और छुड़वाया लोगों को। जी 1857 से लेकर 1947 तक का जो ये हमारा कालखंड था स्वाधीनता संग्राम का, उसमें अनेक हमारे वीरों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनको आज हम बहुत श्रद्धा के साथ याद करते हैं। निसंदेह गोरखपुर की धरती का भी बहुत योगदान रहा। यहाँ से भी बहुत सारे रणबांकुरे निकले जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की थी, और उनका योगदान भी भुलाने लायक नहीं है। आप उसी गोरखपुर की धरती पर एक जनप्रिय सांसद के रूप में जाने जाते हैं, सहज व्यक्तित्व है आपका। हम चाहते हैं कि गोरखपुर के बहाने आप लोगों को कोई एक संदेश दें कि इस समय राष्ट्र के प्रति सबका दायित्व क्या होना चाहिए। देखिए नीरजा जी, पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूंगा आपके आकाशवाणी के माध्यम से कि पहला तो सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके के आजादी के अमृत महोत्सव को मनाना चाहिए जी, उसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि हम आजादी हमारी एक थाती है। इसने भारत के इतिहास में जो 15 अगस्त और 26 जनवरी यह हमारा एक महत्वपूर्ण त्योहार है जी। जैसे हम अन्य त्योहारों को मानते हैं परंपरागत दृष्टि से, तो ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार देश के लोगों के लिए है, राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय हमारा सबसे बड़ा। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि इस आजादी के अमृत महोत्सव को पूर्णतः सभी लोगों को मनाना चाहिए। और देखिए, देश को संकल्पबद्ध होना चाहिए कि राष्ट्र ही प्रमुख है जी, और हमारा कुछ नहीं, जैसे कहा गया ना, इदं राष्ट्राय इदं न मम। जी जी, हमारा जो कुछ भी है वो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए है। बिल्कुल, हम जिए तो राष्ट्र के लिए जिए, हम मर्दे की बात नहीं कहेंगे। जिए तो राष्ट्र के लिए जिए, बिल्कुल। हमारा एक एक क्षण राष्ट्र के लिए बीते, राष्ट्र के प्रति हम सोचें। और हमारा देश जो है विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है जी जी, लेकिन उस सब के बाद भी एक शब्द आता है कि हम लोग कभी विद्यार्थी परिषद में थे तो एक नारा देते थे, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश। क्या बात है जी। अलग भाषा हो, अलग वेश हो, ये सब कुछ चलता है, लेकिन यह देश हम सबका है। हम सब केवल और केवल इस देश के लिए ही है, तो हमारी सोच केवल देश के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल। और आज मैं यही लोगों से कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस अमृत महोत्सव की बात कही है, बढ़ चढ़ करके मनाने की बात कही है, सब लोग अपने अपने तरह से, शासन के भी निर्देश आएंगे, निर्देश के अनुसार, या ये मान करके चले कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसी के लिए कहा गया है कुछ कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जी, तो क्या ये बात है हमारी हस्ती ऐसी है कि वो नहीं मिट रही है, तो मिटेगी भी नहीं, क्योंकि हम इस अमृत महोत्सव के माध्यम से अपने उस दृढ़ता को और अधिक संकल्पबद्ध करें। और हमारे वेदों ने भी कहा है कि अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम, मैं राष्ट्र को बांधने वाली शक्ति हूँ। तो हम सब जो जन जन है, हमारे भारतवासी, हम सब राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य करें। राष्ट्रवाद को जिस तरह से संकुचित अर्थों में लोग लेने लगे, उससे ऊपर उठें। राष्ट्रवाद का अर्थ बहुत व्यापक है। राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो हमें उत्तराधिकार में मिला हुआ है। उसी तरह से जैसे हमारे पहाड़ हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, तमाम प्राकृतिक परिवेश है, उसी तरह से राष्ट्र प्रेम भी हमें उत्तराधिकार में मिला हुआ है। चाहे वेदों को ले लें, चाहे हम बीच के साहित्य को ले लें, चाहे आज का ले लें, तो उसको राष्ट्रवाद को संकुचित अर्थ में लेने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र के प्रति आप निष्ठा रखें, प्रेम रखें। यही संदेश हमारे माननीय सांसद राज्यसभा पंडित
शिव प्रताप शुक्ल जी का भी है। यही हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए पूरे वर्ष भर, और अमृत महोत्सव के पीछे भी यही अमृत तत्व छिपा हुआ है। तो पंडित शिव प्रताप शुक्ल जी, आपने बहुत अमूल्य समय अपना हमारे श्रोताओं के लिए दिया। आप यहाँ आए, आपके हम बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आजादी का अमृत महोत्सव